नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी विंग्स में, जहां तैयारी उड़ान बनती है। आज हम लेकर आए हैं द हिंदू करंट अफेयर्स जुलाई 2025 का सबसे दमदार और टॉपिक वाइज विश्लेषण, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अनमोल है। आप भारत ब्राज़ील की वैश्विक साझेदारी, नाटो का 5% डिफेंस बजट लक्ष्य, एफएटीएफ की रिपोर्ट, डीजीसीए का सेफ्टी ऑडिट और पारख की एजुकेशन रिपोर्ट, हर टॉपिक पर गहराई से चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं ब्राज़ील से। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं और ब्रिक्स का समिट ब्राज़ील में अटेंड किया। इन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुलाकात की और दोनों देशों के नेताओं ने भारत ब्राज़ील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की बात कही। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। ग्लोबल साउथ, ये दोनों ही देश ग्लोबल साउथ में आते हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास करूं तो यह है हमारा प्यारा भारत। जब प्यारे भारत से पूरी धरती के एकदम उस पार यह है ब्राज़ील। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राज़ील की सीमा हर एक साउथ अमेरिकी देश से लगती है सिवाय 2 देशों के। एक तो इक्वाडोर है जिसकी राजधानी क्यूटो है, और दूसरा चिली जिसकी राजधानी सैंटियागो है। तो ब्राज़ील की बाउंड्री हर एक देश के साथ लगती है। और रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का समिट अटेंड किया। फिर वहाँ से ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया गए, जहाँ दोनों देशों के नेताओं ने 6 समझौते साइन किए। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, आतंकवादी रोधी सहयोग को लेकर, बौद्धिक संपदा यानी कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, कृषि एग्रीकल्चर को लेकर, गोपनीय जानकारी की रक्षा को लेकर, और जो यूपीआई है भारत का, कि फ्यूचर में ब्राज़ील में भी यूपीआई सिस्टम लागू हो सकता है। ग्रैंड ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। जो ब्राज़ील का सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो इतने डेवलपमेंट हुए हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम परीक्षा में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन है, ये दिखाएंगे कि भारत और ब्राज़ील के संबंधों का महत्व। दोनों देश लोकतांत्रिक है, दोनों ही वैश्विक शांति के लिए कूटनीति आधारित समाधान चाहते हैं। ग्लोबल साउथ, आवाज़ उठाने वाले अग्रणी देश हैं। ब्रिक्स में साथ काम करते हैं, G20 में, यूएन जैसे मंचों पर साथ मिलकर काम करते हैं। यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म है उसमें दोनों देश मिलकर आवाज़ उठाते हैं। आर्थिक सहयोग और रक्षा संबंध की बात की जाए तो अगले 5 सालों में $20 बिलियन ट्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल पेमेंट्स और डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग, तकनीकी और आर्थिक जुड़ाव बढ़ेगा। टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये है कि हम वर्बली तो बोल देते हैं, जैसे चाइना वर्बली तो बोल दिया है ब्रिक्स समिट में कि हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या जब रिफॉर्म होगा, जब पांचों देशों से कंसेंसस मांगा जाएगा, तो चाइना वहाँ डबल स्टैंडर्ड रखता है या फिर भारत को सहयोग देता है। तो ये पहली न्यूज़ थी। न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई मैंने नई चीज़ नहीं बताई है, बस ये है कि हाँ, यहाँ बोल्ड अक्षरों में सामने आ रहा है, जो कभी आपके नोट्स में पढ़ा हुआ होगा। तो मोदी जी ब्रिक्स समिट में जाते थे, ये सारी बातें निकल कर सामने आती है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। अगला न्यूज़ है, टेरर अटैक एक्यूज्ड इन इंडिया यूज ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, ई कॉमर्स साइट। एफएटीएफ का कहना है, एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने एक नई रिपोर्ट रिलीज की है। और इसमें ये एफएटीएफ कहता है कि भारत में जो 2 आतंकवादी हमले होते हैं, एक तो पहला गोरखनाथ और दूसरा पुलवामा, ये ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वीपीएन का दुरुपयोग करके किया गया। जो आरोपी था उसने पेपल, जो कि जैसे पेमेंट है वैसे एक पेपल है, उसने 6,70,000 रुपये की विदेशी फंडिंग आईएसआईएल को भेजी। ये जो आईएसआईएल है ना, ये आईएसआईएस है।
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसने इसका एक और नाम भी है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंटे। इराक एंड लेवेंटे जब हम बात करते हैं ना, तो ये वाला जो रीजन है, ये इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इसको हम लेवेंटे कहते हैं। तो इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंटे, इसने फंडिंग की थी इस व्यक्ति को। वीपीएन के जरिए आईपी एड्रेस छुपाया गया था, मोबाइल जांच, चैट, कॉल, डाउनलोडिंग, वीपीएन में सब सामने आ गया। पुलवामा आत्मघाती हमला होता है, और पुलवामा आत्मघाती हमले में जो एल्युमिनियम पाउडर था वो अमेजन से खरीदा गया था। 19 लोगों पर यूपी है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत चार्ज किए, जिसमें 7 विदेशी नागरिक शामिल है। तो ये टेरर फाइनेंस पर एफएटीएफ का कहना है। एफएटीएफ की जो रिपोर्ट का नाम है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क जुलाई 2025 प्रीलिम्स के लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एफएटीएफ का रिपोर्ट ये भी आ सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क कौन जारी करता है, तो एफएटीएफ जारी करता है। पुलवामा अटैक में एपॉम मिसयूज किया गया। एपॉम मिसयूज क्या है? जो अमेजन के जरिए आतंकी सामग्री की खरीद। एफएटीएफ की चेतावनी है कि टेररिस्ट अब ई कॉमर्स, वीपीएन और डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक काफ़ी मेजर पोर्शन है, जहां आपको इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाह्य सुरक्षा कैसे की जाए, उसमें एक मेजर टॉपिक आता है। तो डिजिटल तकनीक, अब परंपरागत तकनीकों के बजाय डिजिटल पेमेंट्स, वीपीएन और ई कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं। वीपीएन और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज का दुरुपयोग ट्रेसेबिलिटी में बड़ी चुनौती बन रहा है। एफएटीएफ की भूमिका यह है कि ऐसे नेटवर्क्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। बार बार ये शब्द आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए विदेश से आपको पैसा भेजना है इंडिया, आपने अवॉइड करके पैसा भेजा, सरकार, अगर आपने चैनल के थ्रू पैसा भेजते हैं, तो वो भारत सरकार की नज़र में रहता है कि आपने इतना पैसा भेजा है, तो आपको उस पर उतना टैक्स लगता है, या फिर सरकार को पता होता है कि यहाँ से पैसा है, इस व्यक्ति के अकाउंट में गया है। लेकिन चूंकि आपने सरकार को बाईपास करने पेपल का यूज़ किया, जो इंटरनेशनल गेटवे है पेमेंट करने का, तो वहाँ पे सरकार को पता नहीं चला। तो ये इसको हम कहते हैं बाईपास करना, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। कि गंदा, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या? लॉन्ड्री में क्या होता है? कपड़े धुलते हैं, गंदे से कपड़े वाइट होते हैं। तो ये जो पैसा आया है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, आपने इसको ई कॉमर्स साइट के ज़रिए, हवाला के ज़रिए आपने फिर से इसको ग्रीन कर लिया। जो पुलवामा में जो पैसा आया, कैसे आया था? अब एक बंदा प्लेटफॉर्म पे ना कोई सामान बेच रहा है अमेजन में, लेकिन वो एग्जैक्टली सामान एग्जिस्टेंस में नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भर कर भेज दे, क्योंकि चेक तो होती नहीं है। अगर आपने किताबें भर कर भेज दी और किताबों का दाम इतना महंगा है, तो आपने दरअसल पैसा ब्लैक से वाइट किया। अगर आपने 100 रुपये का वो किताब लिया, जबकि किताब वो 10 रुपये का है, तो वो अगर सरकार उस पर 1% टैक्स लेती है, और 1% मान लो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म टैक्स लेता है, तो 98 रुपीज़ 100 रुपये से आ गए। यानी कि ये ब्लैक मनी अब वाइट मनी में बदल गया। तो इसी को कहते हैं ट्रेड बेस्ड टेरर फाइनेंसिंग। फेक बायर सेलर्स के जरिए आतंकवाद धन और सामग्री का लेन देन करते हैं। जैसे हवाला एक टाइम पे होता था, अब ऑनलाइन आ चुका है ट्रेड बेस, और ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई बहुत बड़ा सेलर है और उस पर दबाव डालकर ये सब करवाते हो, तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। एफएटीएफ ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एफएटीएफ ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क जुलाई 2025, उसमें ये बात साफ से जाहिर कर दी गई है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा आया था, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए पैसा आया था। और हाँ, ईपॉम का जो नाम है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, तो ये
ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि ईपॉम क्या है, क्या कोई डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस है, मिसाइल है, या इसका मतलब क्या है, ये समझाइए। एफ को अगर हम देखें तो एफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, एक देश से दूसरे देश में सरकार को बाईपास करके पैसा भेजना, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। उसकी टेरर फाइनेंसिंग और वैश्विक वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए नीतियां बनाती है। इनके जो भी मेंबर देश होते हैं उनको गाइडलाइंस देती है ताकि अपने घरेलू कानून और संस्थानों को मजबूत कर सकें। स्थापना अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर की देखें तो 1989, G7 देशों की पहल पर। और G7 देशों में आपको पता है यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और जापान। एक समय ऐसा था जब रूस भी इसका मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब रूस ने 2014 में क्राइमिया पे कब्जा किया तब रूस को बाहर कर दिया गया। हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। जो टोटल मेंबर है 39 है, बदलते रहते हैं, आप चेक कर लेना। 37 देश हैं, दो संगठन है, एक यूरोपीय यूरोपीय यूनियन और दूसरा जीसीसी यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद। और खाड़ी सहयोग परिषद में ये वो सारे देश आते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ईरान नहीं है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में, ध्यान रखिएगा, और यमन भी नहीं है। एफएटीएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, अभी हमने देखा। दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, पॉलिफरेशन फाइनेंसिंग जैसे कि परमाणु हथियारों पर अवैध फंडिंग, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देना, वैश्विक स्टैंडर्ड तैयार करना ताकि कोई भी देश सुरक्षित ठिकाना ना बन सके अपराधियों के लिए। और एफएटीएफ की लिस्टिंग सिस्टम होती है, एक होता है ग्रे लिस्ट और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि जो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड है वो देश पालन नहीं कर रहा और वो उस देश पर निगरानी रखी जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका 2023 में शामिल हुआ। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि ये उन देश है जो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड को बाईपास करते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन इनके ऊपर लगाया जाता है, पूरी दुनिया में अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ईरान, कोई भी देश ईरान से व्यापार नहीं करता, इनफैक्ट भारत भी नहीं करता है। इसका कारण यही है कि अमेरिका हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है डॉलर, तो आप कर नहीं सकते। ब्लैक लिस्ट में जैसे कि उत्तर कोरिया, ईरान। भारत और एफएटीएफ की बात करें तो 2010 से भारत इसका फुल मेंबर है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त नियमों की मांग कर रहा है। एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत दिए भारत ने कि वह पाकिस्तान जो है आतंकवाद को फाइनेंस करता है, लेकिन अभी पाकिस्तान बाहर हो चुका है ग्रे लिस्ट से। भारत की पहले क्या है, तो पीएमएलए, पामला एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एनआईए, ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सभी एफएटीएफ से जुड़े स्टैंडर्ड को लागू करती है। हालिया घटना ये है कि 2022 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाया गया। एफएटीएफ ने भारत में 2 हमले हुए जिनका जिक्र किया, वो है गोरखनाथ और पुलवामा अटैक, डिजिटल टेरर फाइनेंसिंग पर। और ये सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि आप तो पेपल में ट्रैक कर सकते हैं, वीपीएन में ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये क्रिप्टो करेंसीज में करते हैं ना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का तो कोई मालिक नहीं है, लोग जितना डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसमें ट्रेस कर पाना एग्जैक्टली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इंटरनल सिक्योरिटी में। 2024 में भारत ने वैश्विक मंचों पर एफएटीएफ में डिजिटल पेमेंट टेरर रिस्क पर चर्चा की। 2025 में भारत यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के लिए एफएटीएफ स्तर पर स्टैंडर्ड नियम तैयार करने पर जोर दे रहा है, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी है, जैसे वीपीएन, क्रिप्टो और यूपीआई। वीपीएन को भी पकड़ सकते हो, यूपीआई को भी पकड़ सकते हो, लेकिन क्रिप्टो को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। सदस्य देशों का राजनीतिक हित, जैसे कि पाकिस्तान को बचाने की कोशिश बार बार की जाती है। फाइनेंशियल इंटरोगेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जटिलता, नॉन सॉवरेन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, पेपल नॉन सॉवरेन है। अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ये कह रही है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, जैसे एक समय ऐसा था जब ओसामा बिन लादेन का अकाउंट स्विस बैंक में था। अच्छा, स्विस बैंक क्या है? स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, अगर मैं नक्शे में दिखाऊं, यह है यूरोपीय यूनियन और यह है स्विट्जरलैंड।
ये जो स्विट्ज़रलैंड देश है, यूरोपीय यूनियन में है, मतलब यूरोप में है। स्विट्ज़रलैंड में कई सारे देश हैं, जैसे भारत में एसबीआई है, तो भारत में एसबीआई दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी। इनको हम भारतीय बैंक कहते हैं। तो वैसे हम जब स्विस बैंक कहते हैं, तो कई सारे स्विस में अलग-अलग जगहों पे बैंक, इनको कंबाइंडली स्विस बैंक कहते हैं। तो स्विस बैंक में एक समय ऐसा था जब ओसामा बिन लादेन का अकाउंट था, और स्विट्ज़रलैंड का नियम ऐसा है कि दुनिया की किसी भी देश के साथ वो डिटेल साझा नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आप टेरर फाइनेंसिंग की तो बात करते हो, लेकिन अगर वो पैसा स्विस बैंक्स के होकर जा रहा है तो बहुत मुश्किल है। वहाँ के कुछ ही व्यक्तियों को पता होता है कि ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होता, और वो साझा नहीं करते इन्फॉर्मेशन किसी से। अभी क्या है कि 10 साल तक अगर स्विस बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते तो वो स्विस बैंक बंद कर दिया जाता है, मतलब वो अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन स्विस बैंक कभी भी अपनी तरफ से जो ग्राहक है या जो अकाउंट होल्डर है उसको संपर्क करने का प्रयास नहीं करता, ऑफिशियली कभी नहीं करता। ये पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। पहले ये था कि कभी भी बैंक अकाउंट क्लोज नहीं होता, लेकिन अब बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं 10 सालों में। इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कैसे है? तो मनी लॉन्ड्रिंग से आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जैसे फेक करेंसीज। टेरर फाइनेंसिंग से आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा। एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस है भारत की नीति निर्माण में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक तो भारत को समय बचेगा, पैसा बचेगा, थिंक टैंक जो का समय है उनका समय बचेगा। क्यों? क्योंकि एफएटीएफ जब गाइडलाइंस जारी कर देगा तो भारत अपने अनुसार उसमें संशोधन करके रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिंक। एफएटीएफ एक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है, भारतीय विदेश नीति और काउंटर टेरर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ग्लोबल गवर्नेंस में भारत की भागीदारी को दिखाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ 39 कंट्रीज हैं। तो इससे ये लगता है दुनिया में लगभग 200 देश हैं और 39 कंट्रीज में शामिल होना, इससे ये लगता है कि भारत की आवाज़ वैश्विक स्तर पर सुनी जा रही है। तो ये एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट जारी करी, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क, जुलाई 2025। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो देखा। अब एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन कि एफएटीएफ के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सही है, यूएन की संस्था है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसका मुख्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। यूएन की संस्था नहीं है, हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं, फ्रांस पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है, या फिर ऑप्शन डी, या मनी लॉन्ड्रिंग के और आतंक वित्त पोषण से संबंधित स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर होगा डी। एक मेंस के लिए क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित और टेरर फाइनेंसिंग से संबंधित, और इसमें ये तीन चीज़ें हैं। एक तो आतंकवाद जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा है, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग, और तीसरा एफएटीएफ। इन तीनों को कंबाइन करके एक प्रश्न है कि डिजिटल युग में आतंकवाद फाइनेंसिंग की नई चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। नई प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? तो पहले ये बताओगे कि आतंकवाद का मतलब क्या है, कैसे आतंकवाद अब नई चुनौतियां लेकर आ रहा है नई दुनिया में, डिजिटल युग में। एफएटीएफ की भूमिका क्या है, इसमें विवेचना करना है। अगला आर्टिकल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। सरकार ने हाल ही में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। पर्पज़ क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर है इसको बेसिक बुनियादी अनुसंधान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और ये जो फंड है एएनआरएफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए संचालित होगा, एक स्वतंत्र संस्था एनसीईआरटी के अधीन। सरकार ये चाहती है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है और आर.एन.डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार के 70% योगदान को संतुलित करे। लेकिन प्रॉब्लम भी है इस आर.एन.डी इनोवेशन फंड के साथ।
इसमें ये है कि जो टेक्नोलॉजी रीडिंगनेस लेवल 4 TRL 4 तक पहुंचाओ, एक स्टैंडर्ड है, वहां तक जो भी पहुंचा है तकनीक, वही कॉमर्शियली रूप से साबित हो चुकी हो, वही उसी को पैसा मिलेगा। और ये ओवर कॉक्शन अप्रोच को दर्शाती है, जैसे नई आइडियाज मर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि पूंजीवादी सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, नहीं है तो आप कंपनी में एक मजदूर की तरह काम करो फिर। क्योंकि अमेरिका में बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अमेरिका में इंटरनेट और जीपीएस जैसे आविष्कार बहुत पहले ही हो चुके थे, लेकिन भारत में ऐसा कोई ढांचा ही नहीं है। भारत में आज भी प्रतिभावान वैज्ञानिक ब्रेन ड्रेन करके अमेरिका, यूएस, यूरोप, ब्रिटेन चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो हवा साफ है ना पानी साफ है, कचरा लोग ऐसे ही सड़क पे फैलाते रहते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है। आप अगर गंगा के किनारे चलना शुरू कर दो और ये नोट करते जाओ कि किस इलाके में किस डिस्टेंस पे कैसी जो पानी यूज करके रिलीज किया जाता है उसमें कितना केमिकल होता है, आप दंग रह जाओगे। तो यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। जब नहीं है तो एक बच्चा जब पढ़ता है आईआईटीज, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि इसरो के चेयरमैन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एक सर्टेन परसेंटेज भी हमारे पास आईआईटीज नहीं आते। तो ये साबित करता है कि आपके पास ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए तरीके ही नहीं है, स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और जब होता तो, और सबसे बड़ी भूमिका निभाता है एनवायरनमेंट, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखना कि 1 लाख करोड़ की RDI मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो एनसीईआरटी के अधीन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, वो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। लेकिन एक शर्त है, टेक्नोलॉजिकल रेडिंगनेस लेवल 4 को ही फंड करेगा, उससे ऊपर। और जो इसका 70% बजट है निजी स्रोतों से आने की अपेक्षा है। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास एबिलिटी है, आपने स्टार्ट कर रखा है लेवल 4 तक, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। लेवल 4 से पहले सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इसमें जो इनोवेशन है वो तो पहले ही मर गया। तो इनोवेशन मर सकता है, ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सरकार की पहल हुई है लेकिन अधूरी है। पहली बार ऐसा है जब बड़ी राशि के साथ बुनियादी निजी भागीदारी को प्राथमिकता दे रही है। ANRF को एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बनाया गया, जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों को फंडिंग मिलने में आसानी हो। लेकिन एक शर्त है कि आप नवाचार का घला घोटते रहें। TRL 4 सीमा का मतलब है कि शुरुआती और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फेल भी हो जाते हैं। जैसे इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 2, पर ऊपर वर्क नहीं कर पाया। जब लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी तो टेक्निकल ग्लिच आ गया, पैसे बर्बाद चले गए। लेकिन वही काम चंद्रयान 3 में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो आप कई एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो फेल होने का डर रहता है। लेकिन सीधा ये जो ANRF की फंडिंग है, ये कहता है कि टेक्नोलॉजिकल रेडिंगनेस लेवल 4 अगर आप छूते हो तभी आपको फंडिंग दिया जाएगा, वरना आपको फंड नहीं किया जाएगा। तो शुरुआती स्तर पे जब कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो इनोवेशन की ये बहुत ही, मतलब मूल प्रॉब्लम अभी भी वही है कि जो खड़ा है उसी को सहारा देके आप खड़ा कर रहे हो, जबकि वहां तक खड़ा होने के लिए भी पैसा चाहिए। सैन्य औद्योगिक जड़ता बनाम अमेरिकी मॉडल। अमेरिका के कई नवाचार, जीपीएस, इंटरनेट, मिलिट्री फंडेड रिसर्च यहाँ से आया। लेकिन भारत में कोई ऐसा ढांचा ही नहीं है। डिफेंस के फील्ड में ऐसा रिस्क लेने की कोई स्पष्ट या फंडिंग नीति आज भी सीमित है। ये जो फंडिंग आया है, इसमें भी यह बात बोली गई कि लेवल 4 तक अगर आप पहुंचते हैं तभी आपको फंडिंग दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ब्रेन ड्रेन का भी मामला है, स्किल गैप्स का भी मामला है। आजकल ट्रिपल सी करने जाते हैं, BCA, और ये जितना भी कंप्यूटर कोर्स होते हैं, आप दूर दराज के इलाके में चले जाइए, फेक सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। फेक सर्टिफिकेट्स तो छोड़ दो, अगर नहीं भी मिलते हैं फेक सर्टिफिकेट, तो जिस लेवल का ये CCA, ट्रिपल सी वगैरह प्रोग्राम चलते हैं, उस लेवल तक क्वालिफाई नहीं कर पाते और आप सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो समस्याएं तो हैं।
भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उत्पाद बनाने की पूरी वैल्यू चेन आज भी कमज़ोर है। एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। कोई साइंटिस्ट या कोई इनोवेटर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, इनोवेशन करेगा कि वो मार्केट प्लेस पे, मतलब इस पूंजीवादी युग में वो अपना सामान बेचेगा। अगर वो दोनों काम कर रहा है तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और आप जिस तरह की बात कर रहे हो कि इनोवेशन में हमें आगे जाना है, आगे नहीं जा सकते, पीछे जा रहे हो, क्योंकि वो आदमी एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपना सामान बेच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसा चाहिए कि जो चीज़ें, जैसे बीसीसीआई काम करता है या फिर जो फ्रेंचाइजीज काम करती हैं, ये कोई वैकेंसीज नहीं निकालती। इनके जो मेंटोर होते हैं वो तरह तरह के एकेडमीज में जाते रहते हैं, और जो बच्चा इन्हें लगता है कि टैलेंटेड है वो उन्हें उठा कर लाते हैं। तो सरकार को भी ऐसी पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता है। आप सजेस्ट कर सकते हो, एक केस स्टडी देकर समझा सकते हो। जो अभी केरल का बच्चा था, मुंबई इंडियंस ने उसको पिक किया था। वो एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा, उसने आईपीएल खेला, बिना लोकल मैचेस खेले। तो ये दर्शाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रक्चर में कमियां हैं, फंडिंग में कमी नहीं है। तो हमें रिस्पॉन्ड करना होगा सरकार को। तो ये जो शर्त है कि लेवल 4 तक आप पहुंचे हुए तभी आपको फंड किया जाएगा, ये बेसिक बुनियादी जो चीज़ है ना, इनोवेटर वो पहले ही मर जाता है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन आरडीआई योजना है जो मंजूरी दी है। यह अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ के जरिए संचालित होगा, जो एनसीईआरटी का अधीन एक स्वायत्त संस्था है। अगला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अनफेटरेड पावर्स। असीमित शक्तियां नहीं है, वो भी संविधान कानून के अधीन है, यही कह रहे हैं। तो अभी मुख्य मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश दिया है, जिसे जो हजारों वोटर्स हैं उनके नाम हटाने का आरोप, विपक्ष ने ऐसा आरोप लगाया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। और इसमें ये बताते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अनफिटरेटेड नहीं है, बल्कि कानून के द्वारा सीमित है। क्यों, कैसे, संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है? तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव संचालित करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है, रिजर्वेशन रिजर्वायर ऑफ पावर कहा गया है। लेकिन ये जो रिजर्वायर ऑफ पावर है ना, ये भी कानूनी शक्ति के अधीन है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर वह व्यक्ति जो 18 साल का है वो उसको वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 326 जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1951 है, ये भी इनके सेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अप्लाई होते हैं। जैसे जो सेक्शन 19 है 1950 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का, वो कहता है कि वोटर्स बनने के लिए 18 वर्ष की आयु और सामान्य निवास होना चाहिए। सेक्शन 20 कहता है ओरिजिनली ओरिजिनली रेजिडेंस क्या होंगे, उसकी परिभाषा। सेक्शन 21 क्लॉज 3 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विशेष पुनरीक्षण का अधिकार, परंतु केवल एक निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी एक हिस्से में, लेकिन पूरे बिहार में करवा रही। यही तो प्रॉब्लम इस आर्टिकल में उन्होंने उठाया कि भैया आप कैसे कर रहे हो। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसमें ये कहा गया है कि आप रिवीजन करवा सकते हो, पुनरीक्षण करवा सकते हो, लेकिन किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का या किसी एक विशेष हिस्से का, पूरे स्टेट के नहीं करवा सकते। लेकिन पूरे स्टेट का करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं और ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसी के नाम पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। सेक्शन 14 क्वालिफाइंग डेट्स पर चर्चा। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, ये कहता है कि अगर ऐसा पुनरीक्षण करवाया जाएगा तो उसकी तारीख 1 जनवरी होगी, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। 1 जुलाई 2025 तारीख रखा गया है, जबकि कोई कानूनी आधार नहीं है। कानून के अनुसार 1 जनवरी 2025 होना चाहिए था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्दावली किसी भी अधिनियम में मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो आपने अचानक से ये कैसे फैसला ले लिया, ये सवाल उठाया उन्होंने। राज्य स्तर पर पूरे बिहार के लिए विशेष पुनरीक्षण करना, ये सेक्शन 21 का उल्लंघन है।
क्योंकि वो एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहने की बात करता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पूरे राज्य में ही फिर से पुनरीक्षण करवाए जाएंगे। रूल्स 8 ऑफ द जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 से उसी के अधीन जारी हुए हैं कि अपनी पूरी क्षमता के अनुसार टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी देनी होती है, ना कि पूर्ण प्रमाण। कि अगर आपको वोटर बनना है ना, तो अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। अब क्या है पूरी क्षमता, यही तो सारा डिबेट होता है कि इसका मतलब क्या है। पूर्ण प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। और पिछले आर्टिकल यानी कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा था कि प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है, प्रमाण वही मांगिए जो उनके पास अवेलेबल हो। अब बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th के सर्टिफिकेट, कई ऐसे होंगे जिनके पास क्लास 10th के सर्टिफिकेट होंगे ही नहीं, क्या वो वोटर्स नहीं है? ये सवाल कल के लेक्चर में मैंने देखा। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्ति ना तो असीमित है और ना ही निरंकुश है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि यदि कोई क्षेत्र कानून में जीरो है तो वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के तहत काम कर सकता है। यानी कि जो बातें कानून में लिखी नहीं गई हैं वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत काम कर सकता है। लेकिन जहां कानून मौजूद है, स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आप रिवीजन करवा सकते हो, उसमें यही था कि 1 जनवरी होना होगा, लेकिन 1 जुलाई रखा गया। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जहाँ कानून मौजूद है वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कानून का पालन करना होगा। और इसमें ये भी कह रहे हैं आर्टिकल में कि रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस, वोटर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ठोस कानूनी आधार जरूरी है, जो नहीं है। ये ठोस कानूनी आधार नहीं हो सकता ना कि हम फिर से रिवाइज करेंगे। जब आप फिर से रिवाइज करेंगे, आपने पिछले साल लोकसभा के इलेक्शन करवाए थे, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन आपने ऐसे ही करवा दिया था बिना रिवाइज किए, और 1 साल के अंदर अंदर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, और वो भी इलेक्शन से कुछ समय पहले, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ये प्रस्तावित है इलेक्शन। तो आप कुछ ही महीने पहले कैसे रिवीजन करवा रहे हो? इसका आंसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। चुनाव की समय सीमा, बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले ऐसा संशोधन करना राजनीतिक शंकाओं को जन्म देता है, विशेषकर जब आपने 2024 में ही रूल्स रिवाइज कर चुके हैं। तो इस आर्टिकल में लेखक यही कह रहे हैं कि आपने 2024 में कैसे इलेक्शन करवा दिया, रिवाइज करवाना ही चाहिए था। अगर आपने रिवाइज करवा दिया तो फिर से रिवाइज करने की क्या आवश्यकता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़ा करता है आर्टिकल। प्रीलिम्स का एक सवाल कि स्पेशल रिवीजन का अधिकार, या स्पेशल रिवीजन का मतलब क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 क्लॉज 3। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, अभी कल ही देखा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर को जाकर देखिए, बार बार एक ही चीज कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टेल्स डीजीसीए टू होल्ड अ कंप्लीट सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट्स। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की एक स्थायी समिति है, इसने डीजीसीए डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ये निर्देश दिया है कि जितने भी एयरक्राफ्ट्स इंडिया में हैं उन सब की सेफ्टी ऑडिट करवाओ। तो मुख्य समाचार यही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी ने डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को गाइडलाइंस देता है कि सभी विमानों की सुरक्षा ऑडिट करवाया जाए। और ये एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश के बाद मामला सामने आया। तो डीजीसीए क्या है? तो डीजीसीए भारत में उड्डयन सुरक्षा लाइसेंस एयर वर्दीनेस प्रमाण पत्र जारी करना। एयर वर्दीनेस प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि हाँ, ये एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए तैयार है, इन सब का निरीक्षण करता है। जो पीएसी कमेटी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पार्लियामेंट की एक स्थायी समिति है जो सरकारी खर्चों की समीक्षा करती है, सरकारी कार्यों की लेखा परीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। जो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हवाई अड्डों पर उपयोगकर्ता शुल्क टैरिफ, इन सब के लिए रेगुलेट और वॉच लिस्ट यानी कि निगरानी करता है। जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत में जितने भी सरकारी हवाई अड्डे हैं उनका संचालन करता है।
तो कुल मिलाकर पीएससी ने डीजीसीए को बोला है कि भैया सेफ्टी ऑडिट करवाओ सारे एयरक्राफ्ट्स की। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली केस स्टडी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और जीएस पेपर 2 पॉलिसी लैक। पीएससी ने ये सवाल उठाया, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने ये सवाल उठाया कि एयर वर्दीनेस कौन तय करता है? क्या स्टैंडर्ड है कि एयरक्राफ्ट अब उड़ने के लिए तैयार है? मौजूदा सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली कितनी मजबूत है? ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में निजी एयरलाइंस का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि एयर इंडिया जो एक सरकारी कंपनी थी अब उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है। तो निजी एयरलाइंस का वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर निगरानी अक्सर कमजोर रही है। और इसलिए कमजोर रही है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले या अभी मामला चर्चा में रहा था कि जो बोइंग के कर्मचारी हैं उन्होंने बोइंग पे ऐसे आरोप लगाए थे कि वो जिस बोइंग के एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो खुद उसमें कभी ट्रैवल करना नहीं चाहेंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करना, दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे। हवाई किराए में मनमानी वृद्धि, प्राइस सर्ज, ये इनका कहना ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कि जब भी त्यौहार आता है, महाकुंभ आता है, आपदा आती है, तो किराए में एक बेतहाशा वृद्धि होती है। डीजीसीए ने कहा कि वो इस पर गाइडलाइंस लेके आ रहा है, लेकिन जो पीएससी के मेंबर्स थे उन्होंने सवाल उठाया, अगर एयरलाइंस आपस में सहमति नहीं है एयरलाइंस की, तो क्या डीजीसीए कार्रवाई नहीं करेगा? ये चीज दर्शाता है कि नियामकों की सक्रियता यात्रियों के हितों को प्रभावित करती है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और निजी एयरपोर्ट्स में टैरिफ अंतर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट एयरपोर्ट्स में उपयोगकर्ता और टैरिफ में भारी अंतर पर चिंता जताई। कैसे इतना सारा डिफरेंस आता है? और जो एरा है, इसका टैरिफ निर्धारण तंत्र स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस ही होते हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें से 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, और लोकसभा में कौन होता है? भाई पार्लियामेंटेरियंस ही होते हैं। और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो जवाब मिला एरा से, तो वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये केस स्टडी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। पीएससी लोकसभा की एक स्थायी समिति जिनमें 22 मेंबर होते हैं, अभी बताया। जो एरा है ये 2008 में गठित होता है टैरिफ को रेगुलेट करने के लिए। जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में गठित होती है, सरकारी एयरपोर्ट्स संचालित करता है। मेंस की बात करें तो भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा और किराया नियंत्रण दोनों ही यात्रियों के अधिकार और नियामक जवाबदेही से जुड़े हैं। इस संदर्भ में डीजीसीए, पीएससी और एरा की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपको ये बताना है कि ये जो सिविल एविएशन है ये कैसे जिम्मेदार है। फिर ये बताना है कि नियामक जवाबदेही कैसे। फिर इसमें डीजीसीए का रोल क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले सिविल एविएशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर सिविल एविएशन को लेकर यात्रियों के अधिकार और जवाबदेही कौन से हैं, डीजीसीए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एरा की भूमिका क्या होती है उसमें। अगला आर्टिकल है कंट्री वाइज सर्वे रिवील डेफिसिट इन स्टूडेंट लर्निंग। तो पारख आरएस, परफॉर्मेंस एसेट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट राष्ट्रीय सर्वेक्षण, इसने पूरे देश में क्लास 3, 6 और 9, जिसमें लगभग 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, उनके लर्निंग आउटकम्स का मूल्यांकन करता है। और ये जो सर्वे है ना, पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से होता था। इसमें जो प्रदर्शन करने वाले बेहतर राज्य, क्लास 3 के बच्चों का जब इंटरव्यू लिया गया, उनसे जब सवाल दागे गए, तो नंबर 1 पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल टॉप है, बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्लास 6 में केरल, पंजाब, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। क्लास 9 में पंजाब टॉप पे है, केरल, चंडीगढ़। जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें क्लास 9 के जो बच्चे हैं सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर दें, खास करके उनकी जो अपनी मदर टंग है। लेकिन ग्रेड 3 यानी कि क्लास 3 में जो केंद्रीय विद्यालय है उनका गणित में प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा। लर्निंग डेफिसिट्स कहाँ हैं?
तो क्लास 3 के जो बच्चे हैं उनमें 67% बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य बातचीत के लिए पर्याप्त शब्द जानते हैं, और क्लास 9th में बच्चे ऐसे हैं जिनमें 54% छात्र समाचार या रिपोर्ट पढ़कर मुख्य बिंदु निकाल सकते हैं। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये सवाल शायद 11th या 12th के बच्चों के लिए होना चाहिए था। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप आईएएस एस्पिरेंट्स से जाकर मिलिए, वो इतने एबल नहीं होते हैं कि द हिंदू की परिभाषा समझ लें। उनको खुद समझने में परेशानी होती है, जबकि वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इनसे वो कितने साल आगे हैं? 6 साल सीनियर है। तो ये सवाल थोड़ा सा टफ था, लेकिन 54% स्टूडेंट 9th क्लास के ये कहते हैं कि हाँ जी, हम रिपोर्ट पढ़कर समझ सकते हैं। तो एक लर्निंग हमें भी मिलती है कि हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है कि आप नोट्स के पीछे, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, और इंग्लिश जैसी कोई भाषा नहीं होती उसके पीछे भी मत भागिए। गणित में कमी, क्लास 3 के जो बच्चे हैं सिर्फ 55% छात्र ही 99 तक की संख्याओं को क्रम में लगा पाते हैं। ठीक है, क्लास 3 में ही अभी है। क्लास 6 के बच्चे सिर्फ 54% छात्र इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को जानते हैं, और 38% छात्र दैनिक जीवन की समस्याएं हल कर पाते हैं। ये भी सवाल थोड़ा टफ था क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम क्लास 6 में थे तो इतना तो छोड़ दीजिए, हमें तो ये पता ही नहीं था कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा के चला गया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ऐसा ही होता है अक्सर। क्लास 9th के बच्चे केवल 31% छात्र ऐसे हैं जो रैशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, रियल नंबर, जो आपके सी सेट में भी आते हैं और आपको भी परेशान करते हैं, तो 31% छात्रों ये समझते हैं। साइंस और सामाजिक विज्ञान में क्या है? तो ग्रेड 6 यानी क्लास 6 के जो बच्चे हैं 38% छात्र मौसमी बदलाव, जैसे ग्रीष्मकाल से वर्षा ऋतु आया, पेड़ पौधे के आकार, पेड़ क्या है, पौधा क्या है, चांद की आकार की कलाओं पर सवाल पूछ सकते हैं। 38%, बाकी सबका डब्बा गोल है। क्लास 9th के बच्चे 45% छात्र संविधान की उत्पत्ति और उसके मूल विचारों को समझकर, मैं समझता हूँ कि ये भी सवाल टफ था। यहाँ संविधान की उत्पत्ति की बजाय यहाँ ये होना चाहिए था कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एक नया रूप है जो एनसीईआरटी के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा में सीखने की जो क्वालिटी है उसको, और ये सीधा सीधा लिंक करता है सोशल जस्टिस से, समाज से। पेपर 1 और पेपर 2 जो जीएस का है, स्कोप ये है कि लगभग 75,000 स्कूल, लगभग 21 लाख छात्र और 781 जिले शामिल किए गए। कक्षा 3, 6 एंड 9। विषय कौन कौन से? तो भाषा, एक जो उनका मदर टंग होगा, या फिर जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, गणित, विज्ञान, साइंस, सोशल साइंस जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह आती है, द वर्ल्ड अराउंड अस यानी जो उनके आस पास है उनसे सवाल पूछे गए। क्वालिटी बनाम नामांकन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बड़ा है, यानी कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन बेसिक लर्निंग आउटकम्स काफ़ी कम है। जो नेशनल पॉलिसी था 2020 का, उसका उद्देश्य क्या था? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लेकिन पारख के नतीजे कुछ और ही संकेत कर रहे हैं। यानी कि बेसिक जो आउटकम्स है ना क्लास 10th के नीचे बच्चों का, ये काफ़ी खराब है। डिजिटल डिवाइड और टीचिंग क्वालिटी, जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया, शहरी, ग्रामीण, सरकारी जो प्राइवेट है, इनके बीच खाई बढ़ रही है। और शिक्षकों की ट्रेनिंग, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकारी स्कूल बहुत पीछे रह गए। एक रिपोर्ट आती है, मुझे याद नहीं है, कोविड-19 के दौरान शायद कोई इंटरनेशनल एनजीओ था, उसने जारी किया था कि यूपी में 15% डिजिटल शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन, मगर बिहार में 0%। आप कभी सर्च कर सकते हैं इसको। तो ये रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट में बेसिकली यही बताया गया कि प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम में, और कहाँ कहाँ है? शिक्षकों की ट्रेनिंग, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग की जो क्वालिटी है
डिजिटल डिवाइड, वो बेसिक लर्निंग आउटकम्स घट रहे हैं। और कल एक और आर्टिकल देखा था, फुटबॉल एक स्तंभ है भारतीय खेलों का, खेलो भारत नीति में। तो कल के लेक्चर और आज के लेक्चर अगर आप कंबाइन करके देखते हो तो सोशल जस्टिस, समाज को आप बहुत अच्छा टच दे पाओगे। फिर आज का आखिरी है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। जब मिलिट्री पर खर्चा होता है तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इफेक्ट, वेलफेयर जो पॉलिटिक्स है वो, और जीएस पेपर 3 में डिफेंस, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज और वेलफेयर इम्पैक्ट होता है। नेटो के जो मेंबर हैं, और नेटो का मतलब क्या है, नेटो एक ग्रुप है जो पोस्ट कोल्ड वॉर के दौरान, सॉरी कोल्ड वॉर के दौरान बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। और इसमें ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगते हुए जितने भी देश हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शामिल हैं। इसमें ये बात हुई कि जो नेटो का शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, ये कहा गया कि भैया सदस्य देश को अपने जीडीपी का कम से कम 5% खर्च करना पड़ेगा। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलिट्री फर्स्ट नीति है, यूएस एड जैसे संस्थानों को बंद करना। यूएस का ये कहना है कि भैया क्या सुरक्षा तो सबकी होती है, तो अकेला यूएस क्यों खर्चा करे, तुम सब भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाओ। अब तक अगर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का अगर हम ऐतिहासिक ट्रेंड देखें तो क्या रहा है, कोल्ड वॉर के दौरान 6% टोटल जीडीपी का खर्चा होता था। 1998 में थोड़ा सा कम हुआ, और इसका कारण ये था कि जो सबसे बड़ा राइवल था यूएस का, वो यूएसएसआर, ये गिर चुका था 2024 में 2.5%। 1988 के बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और फिर से वृद्धि देखी जा रही है। अभी हाल ही में आज ही न्यूज़ आई है कि चाइना ने लेज़र वेपन से अटैक किया है जर्मन एयरक्राफ्ट्स को। तो सबसे बड़े देश जो खर्चा करते हैं मिलिट्री स्पेंडिंग पे वो है यूएस, लगभग 1000 बिलियन डॉलर, चाइना लगभग 300 बिलियन डॉलर, रूस 150 बिलियन डॉलर, और भारत लगभग 87 बिलियन डॉलर्स। और दुनिया में जितना भी मिलिट्री स्पेंडिंग होता है ना, वो नेटो 55% खर्च करते हैं। टॉप 15 देश मिलकर 80% खर्च करते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे सीधी सी बात है, प्रभाव पड़ेगा हेल्थ पे, कि जो काम आप हेल्थ देकर कर सकते, हेल्थ में कर सकते थे, पोषण, शिक्षा, जो यूएस एड बंद कर चुका है सिर्फ दो देशों के सिवाय, इजिप्ट और इसराइल। भारत की अगर हम देखें तो 2.3% जीडीपी का खर्चा हो रहा है, जबकि स्वास्थ्य में इससे कम है, जो जीडीपी का 2.5% का लक्ष्य है, बहुत दूर है। स्पेन की बात करें तो 1.24%, नया लक्ष्य 5% है, चूंकि स्पेन एक नेटो मेंबर है, अनुचित कहकर रिजेक्ट कर दिया है। लेबनान 30% के आसपास, यूक्रेन 34% के आसपास। और जब से यूएस एड बंद हुआ है, तब से ये बात सामने आई कि 2030 तक 14 मिलियन अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास। ये लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 1.5 करोड़ के आसपास मृत्यु हो सकती है। और ये भी कह रही है कि केवल $1 अगर एक वर्ष में खर्चा किया जाता है तो 70 लाख मौतों को बचाया जा सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। क्या सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स और जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। यूएन का बजट सिर्फ $44 बिलियन है, लेकिन उसे मानवता की सहायता, शांति और विकास कार्य भी देखने पड़ते हैं। यूएन को अब $29 अरब की कटौती करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि $6 बिलियन की फंडिंग आई है। सिर्फ 12 दिन में इसराइल ईरान की लड़ाई में $1 बिलियन अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस पर खर्चा कर दिया। और रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अगर नेटो 3.5% तक खर्च बढ़ाता है तो 200 मिलियन टन अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होंगे, जो सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रहे होंगे। तो नेटो का मिलिट्री स्पेंडिंग, या किसी भी देश का, या ओवरऑल और दुनिया में अगर मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट मल्टी डायमेंशनल होगा। एजुकेशन के फील्ड में जो यूएस एड पहले आता था वो बंद हो गया। हेल्थ के फील्ड में चूंकि मिलिट्री एड बढ़ रहा है,
तो ग्रीन हाउस गैस सीधा सीधा इम्पैक्ट करती है, जो क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रहा है। और क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगा तो जो कोस्टल सिटीज़ है जिनको हम प्लान करके बैठे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ होंगे, वो बहुत जल्दी डूब जाएंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर भारत का क्या रिएक्शन होगा, भारत की क्या सिचुएशन है मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया अगेंस्ट टेररिज्म, तो 50,000 करोड़ की आपात वृद्धि हुई अचानक से। और जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 7,200 करोड़ है। रक्षा बजट जो 6,80,000 करोड़ का था, एक्स्ट्रा 50,000 करोड़ जोड़ दिया जाए, तो डिफेंस के फील्ड में खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा अभी भी पिछड़े हुए। शिक्षा में 2.5% ऑफ जीडीपी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। एक सवाल आपके लिए कि आलोचनात्मक परीक्षण करिए कि पूरी दुनिया में रक्षा बजट का बढ़ना और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आंतरिक लोगों के ऊपर, देश के भीतर, और ग्लोबल पीस के लिए ये कैसे कंसर्निंग है। आप इसका एक एग्जाम्पल देकर शामिल कर, यहाँ नेटो है सिर्फ एक आना एग्जाम्पल आएगा सामने बस। बाकी आपको इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको मल्टी डायमेंशनली बताना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी में डेप्थ नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट कॉस्ट पूछता है। आप ऐसा नहीं है कि नेटो ने बढ़ाया, उस नेटो के बढ़ने से क्या प्रभाव होगा, नहीं। नेटो एक एग्जाम्पल होगा, बाकी पूरी दुनिया को हम लेकर चलेंगे और मल्टी डायमेंशनल वे दिखाएंगे। एक हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, वेलफेयर, इन सब को हम लेकर शामिल करेंगे। तो यूएस एड का बंद होना, ये सब हम दिखाएंगे। तो अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ आता है, बाकियों से थोड़ा डिफरेंट लगता है कि हाँ ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, कई लोगों को लगता होगा कि शाम को वीडियो क्यों रिलीज़ होती है, तो इसका कारण ये है कि मुझे भी पढ़ना होता है, तैयार करना होता है। ऐसे नहीं है कि बाकियों की तरह इंग्लिश वाली लैंग्वेज में लेकर आया हूँ, वैसा मैं नहीं करता, जिसका सामना मैंने खुद किया है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली पढ़ाऊँ, जिसमें लोगों को समझ में आए। कम से कम ऐसा ना हो कि क्या अपडेट करना है क्या नहीं करना है, तो वैसा मैं नहीं कर सकता। इसीलिए मैं थोड़ा समय लेके आता हूँ। और ये चीज़ मेरी खुद की इनोवेशन है कि मैं पूर्णतः सारी चीज़ इंग्लिश में करूँगा। और जैसे ही इस चैनल इतना ग्रो कर जाएगा कि हम लाइव स्ट्रीम कर सकें, तो हम लाइव